Everybody out there, can you hear me properly and can you see the notes? Please tell me. Yes, sir. Good. तो चलो we will start. So yesterday हमने जो है पिछले सेशन में that is we had discussed the concept of separate legal entity. दो केस लो हमने वहाँ पे देखे और आपको एक्सप्लेन मैंने करा कि ये चीज़ें कैसी होती है और क्या होती है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला किस्सा यहाँ पे खत्म होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी दैट इज परपेचुअल सक्सेशन. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म परपेचुअल सक्सेशन? ये आप जानते हो कि मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता रहेगा. आप अकाउंटिंग में भी एक अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलता रहेगा. उसके हिसाब से आज आप अपना जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाते हो. तो उसी केस से कंपनी के इसमें भी जो कंपनी है उसकी उम्र जो है वो लिमिटेड नहीं है. ह्यूमंस की उम्र लिमिटेड है. धीरूभाई अंबानी ने जो है वो रिलायंस को स्टार्ट करा, बट आज इस दुनिया में धीरूभाई अंबानी नहीं है, बट स्टिल रिलायंस है. मुकेश अंबानी भले ही आज उसको मैनेज कर रहे हैं, कल चल के उनको कुछ हो जाए, बट स्टिल द रिलायंस एज ए कंपनी विल गो ऑन. yes or not? so that is the concept of perpetual succession. अनंत काल तक ये कंपनी चलती रहेगी. नॉट अनंत काल तक तो ज्यादा हो गया, मतलब अप टू एन अनलिमिटेड पीरियड कंपनी चलती रहेगी जब तक कि लिक्विडेशन में ना चले जाए. एक बार जब कंपनी का जन्म हो गया तो बस काम हो गया फिर. सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में बस यही है द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन. टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी. अब लिमिटेड लाइबिलिटी के क्या कहने? लिमिटेड लाइबिलिटी ही तो वो चीज है कि जो कंपनी को सबसे अट्रैक्टिव बनाती है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी? इट मींस आपका जितना कंपनी में शेयर है, आपका जितना कंपनी में शेयर है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी होती है. अगर आपका 10 रुपए का शेयर है तो आपकी लाइबिलिटी 10 रुपए है. अगर आपका 100 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, नॉट मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कंपनी की शेयर की 200-300 रुपए हो सकती है, बट बुक में उसकी जो फेस वैल्यू होती है उतनी आपकी कंपनी में लाइबिलिटी होती है. चलिए इसको पढ़ेंगे यहां से. द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी he is a member. We know that company is a separate legal entity which is distinct from its members. ऊपर हमने देखा. Thus, in case of limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debts of the shareholders. मतलब भले ही आपका पैसा कंपनी में लगा है, लेकिन कंपनी के नाम का जो कर्जा है, जो डेट है, ये कंपनी का है, आपका नहीं है. आपका शेयर कितना है, मतलब आपका डेट, आप पे लाइबिलिटी कितनी आएगी? जितना तुम्हारा कंपनी में शेयर है. अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो. अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, फिर इस केस में आपने जितनी गारंटी ली है, अभी तक मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है कि अलग अलग टाइप की कंपनी कौन सी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि ऐसी भी कंपनी होती है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी मतलब जो शेयर होल्डर है वो बोलेगा कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई तो मेरे तरफ से 1 लाख रुपए में कंपनी को मदद करूंगा, ये मेरी गारंटी है. ऐसा हर शेयर होल्डर कुछ ना कुछ गारंटी देता है. उस केस में हम बोलेंगे दैट कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. फिर उस केस में आपकी लाइबिलिटी कितनी है? इट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर नहीं, इट इज लिमिटेड अप बाय द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय यू. तो मेरे एग्जांपल में मेरी लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपए. समझ गया? तो हाउएवर if it is an unlimited company, the liability of its member is unlimited as well. अनलिमिटेड कंपनी भी होती है, हम जब जाएंगे तब वहां पे देख लेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितने शेयर तुम्हारे पास है उतना तुम्हारा लाइबिलिटी है. लिमिटेड बाय गारंटी है, तुमने जितनी अपने से गारंटी दी है उतने के लिए तुम लायबल हो. और अनलिमिटेड कंपनी है फिर तो क्या ही कहना, जो कंपनी का है वो तुम्हारा है, तो कंपनी का एसेट भी तुम्हारा एसेट एंड कंपनी की लाइबिलिटी भी तुम्हारी लाइबिलिटी. समझ गए? सो दैट इज ऑल अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी. टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है. कंपनी के नाम का सेपरेट टैन नंबर, सेपरेट पैन नंबर निकलता है. समझ गए आप? चलिए इसको देखेंगे. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ. आपकी और मेरी बर्थ कैसे हुई है? नेचुरल प्रोसेस से. बट कंपनी का बर्थ नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता, हम कुछ तो लीगल प्रोसीजर करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो हम चैप्टर में आगे देखने वाले हैं.
वो प्रोसेस करने से एक कंपनी जो है वो जन्म में आती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो वो जो जन्म में बच्चा आया है उसको क्या कहेंगे हम, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बिकॉज नेचुरल प्रोसेस से उसका जन्म नहीं हुआ। ह्यूमंस ने कुछ तो लीगल प्रोसीजर बनाई है, उस प्रोसीजर की वजह से कंपनी का जन्म हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बट जैसे एक पर्सन के पास राइट है कि आप किसी पे केस फाइल कर सकते हो, कोई आप पे केस फाइल कर सकता है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप गुड्स को सेल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, सेम की सेम सारे की सारे राइट्स कंपनी को भी होते हैं। कंपनी भी किसी पे भी केस फाइल कर सकता है और कोई कंपनी पे भी केस फाइल कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बस उसी लीगल पर्सन का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ने कंपनीज एक्ट में इसका डेफिनेशन हुआ है। यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसको खुद का दिमाग नहीं है, खुद की उसको आंखें नहीं है, खुद की उसको फीलिंग नहीं है, सिर्फ वो एक पर्सन है बट आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए कंपनी को चलाने के लिए आपको लगती है मैनेजमेंट। और अगर आपको याद है तो कल के ही सेशन में हमने ये चीज को कवर किया था कि कंपनी एक्ट पूरा 3 बातों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। कंपनी इटसेल्फ, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दैट इज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और तीसरा मेंबर्स या शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, वो कंपनी को मैनेज नहीं करेंगे। कंपनी को मैनेज कौन करेगा? डायरेक्टर, जो कि मैनेजमेंट है कंपनी का। तो वो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने के कारण कंपनी को चलाना किसी ह्यूमन का काम है। लायबिलिटी कंपनी की है बट उसको चलाएगा ह्यूमन बीइंग। लायबिलिटी रिलायंस जियो की है बट उसको चलाएगा मुकेश अंबानी। ये फर्क को आप समझो। रिलायंस जियो इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड मुकेश अंबानी इज अ नेचुरल लीगल पर्सन। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को नेचुरल लीगल पर्सन चलाएगा। समझ गए क्या आप? बट ये जो डायरेक्टर है ये कंपनी के एजेंट्स नहीं होते, ना ही ये मेंबर के एजेंट होते हैं। समझ लो, मतलब सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने। ये जो डायरेक्टर है ये कंपनी के एजेंट है, ये मेंबर के, ओनर के एजेंट नहीं है। मोटा भाई इज रिप्रेजेंटिंग रिलायंस जियो, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस। इस फर्क को आपको समझना है। सो ये था सारा कॉन्सेप्ट आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के रिलेटेड। बात करेंगे कॉमन सील की। कॉमन सील इज नथिंग बट अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। 2015 के पहले देखो, अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि 2015 में कंपनी एक्ट में बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। तो देखो वो बात यहाँ पे प्रूव हो गई है, लिखा हुआ है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के पहले और 2013 के बाद कंपनी को कॉमन सील मेंटेन करना कंपलसरी था। सर कॉमन सील क्या होता है? कंपनी का अपना सिग्नेचर। जैसे एक नेचुरल पर्सन का सिग्नेचर होता है उसी तरह से कंपनी का भी सिग्नेचर होता है। आपने कभी कॉमन सील देखा है क्या कंपनी का? चलिए आपको दिखाते हैं। लेट मी ट्राई टू शो यू द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। कुछ नहीं, एक ऐसे मशीन होती है, उस मशीन में पेपर को डालो, उसको प्रेस करो तो वहां पे ऐसा एम्बॉसिंग सा वहां पे स्टैंप लग जाता है। ये देखिए कॉमन सील ऑफ कंपनी। ये देखिए, दिखा आपको कैसा डिवाइस है? पंच मशीन के जैसा डिवाइस होता है, इतना सा। इसमें हम पेपर को डालेंगे तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो पेपर पे कुछ ऐसा जो है वो निशान छप जाएगा। दिस इज नथिंग बट द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। तो 2013 के बाद और 2015 के पहले हर कंपनी को अपना कॉमन सील मेंटेन करना कंपलसरी था। ये देखो कुछ अलग अलग कलर में आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, और पेपर पे एक कॉमन सील कुछ इस हिसाब से छप जाता है, एम्बॉसिंग सा वहां पे हो जाता है। 2015 के बाद प्रोसेस को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि कॉमन सील जो है वो कंपनी को मेंटेन करना अब ऑप्शनल है। अगर उसको लगता है तो वो मेंटेन करे, उसको नहीं लगता है तो मेंटेन ना करे। बट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कंपनी कॉमन सील मेंटेन नहीं करता तो कंपनी के बिहाफ पे किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते। कोई भी 2 डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग में उनको अथॉरिटी देते कि कंपनी के नाम पे जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कंपनी का अपना कॉमन सील नहीं है तो ये 2 डायरेक्टर उधर साइन करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा लॉ ने बोल दिया। ये कौन सा केस है? 2015 के बाद।
2015 के बाद कंपनीज एक्ट ने बोला कि कॉमन सील मेंटेन करना ऑप्शनल है। अगर आपने मेंटेन किया तो कुछ ऐसा कॉमन सील आपके पास होगा, अगर आपने मेंटेन नहीं करा तो किसी 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो जो कंपनी के बिहाफ पे अपनी फिजिकल सिग्नेचर करेंगे। क्या कॉमन सील के रिलेटेड ये बातें आपको समझ में आ रही है? प्लीज टेल मी। यस सर। गुड। Now, a very important concept of corporate veil theory. A very interesting concept. The concept of corporate veil. इस डायग्राम को यहां देखिए, कंपनी दिख रही है, दिस इज द कंपनी। ओ सॉरी, अरे ये कहां चला गया चक्कर। कंपनी, वेल एंड शेयर होल्डर्स। हमने फीचर्स ऑफ कंपनी में देखा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट्स एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसी को हम लोग कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कंपनी जो कुछ भी करे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करे, कुछ बिजनेस करे, कुछ प्रॉपर्टी परचेस करे, प्रॉपर्टी का सेल करे, कुछ कंपनी से गलती हो गई प्रोडक्शन में, कुछ कंपनी से हाथ से कुछ ओमिशन, मिस्टेक, रॉन्गफुल एक्ट हो गई, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। उसको जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। समझ लो इस बात को। अगर रिलायंस जियो का फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो और फोन में लेके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुकेश अंबानी पे केस नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज तुम सर्विस किसकी ले रहे हो? जियो की। आप बोलोगे सर जियो और मुकेश अंबानी तो एक ही है। नहीं ना, वही तो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। जियो अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, तो तुमको केस फाइल करना है तो जियो पे फाइल करो। समझ गए बात को? इसका मतलब ये जो डायरेक्टर लोग इस कंपनी के पीछे छुपे हुए हैं वो पर्दे के पीछे है। मतलब बाहर की दुनिया वो पर्दा, वो कंपनी। समझ गए? मतलब ये जो कंपनी है, ये कंपनी और इन लोगों के बीच में एक पर्दा है। इस पर्दे की वजह से, मतलब इमेजिन करना, इस पर्दे को कहते हैं वेल। वेल मतलब वो समुद्री वेल नहीं बोल रहा हूं, स्पेलिंग देखो जरा क्या है उधर, VEIL। वो वेल WHAL होता है, दैट इज अ डिफरेंट वेल। वो वेल की बात नहीं हो रही है। वेल मतलब एक अदृश्य पर्दा है वहां पे। मतलब अगर जियो के साथ कुछ भी गलत हुआ, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जियो ने मेरे साथ फ्रॉड करा है, तो आप जियो पे केस फाइल करो। लायबिलिटी मोटा भाई पे नहीं आएगी। मोटा भाई मतलब मुकेश अंबानी। लायबिलिटी मोटा भाई पे नहीं आएगी, लायबिलिटी जियो पे आएगी। क्यों? मोटा भाई को जियो का प्रोटेक्शन है, मोटा भाई का लायबिलिटी लिमिटेड है। समझ गए बात को? इसी बात को सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, याद आ रहा है क्या? हमने पिछले सेशन में डिटेल डिस्कशन किया था उसका। अरे याद आ रहा है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में क्या देखा था कि सोलोमन एक आदमी था। अच्छा सर ये हमको पता ही नहीं था। ये देखो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस क्या देखा था आप, कि सोलोमन एक आदमी था, उसने अपनी कंपनी बनाई सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी थी। कंपनी को जाके आगे लिक्विडेशन में चली गई, तो बाकी लोगों ने क्या केस फाइल करा था उस पे कि ये सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक ही बंदा है। बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला? नहीं, दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब वो कंपनी की वजह से सोलोमन भाई बच गया और जिम्मेदारी कंपनी पे आ गई। सोलोमन को उसका पैसा मिल गया, लॉस कंपनी का हुआ। केस फाइल करोगे, जुर्माना जियो को भरना पड़ेगा, मोटा भाई बच जाएंगे। तो ये जो मोटा भाई बच रहे हैं या ये जो मिस्टर सोलोमन बच गया, ये जो बच गया उस अदृश्य पर्दे की वजह से। वो अदृश्य पर्दा इज नथिंग बट अ कॉर्पोरेट वेल, जो कि पीछे बैठे हुए लोगों को प्रोटेक्ट करता है बाहर की लायबिलिटी से। आपको समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? यस सर। तो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, पर्दे के पीछे की बात। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे वो डायरेक्टर बैठा हुआ है, पर्दे के पीछे वो मेंबर बैठे हुए, बट वो मेंबर को इस कंपनी रूपी पर्दे ने बचा रखा है। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लायबिलिटी कंपनी का, नुकसान कंपनी का, जुर्माना कंपनी को, डायरेक्टर को कुछ नहीं, मेंबर को कुछ नहीं। क्यों?
सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ गए बात को? उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट वेल। अब हमको यहां पे ये देखना है कि हमको अब ये बात तो समझ में आ गई कि कॉर्पोरेट वेल का क्या मतलब है। उधर सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस लॉ दिया हुआ है कि इस केस में जो क्रेडिटर है कंपनी के, वो कोर्ट को बोल रहे थे कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ये एक ही है, तो आप कंपनी को भी सजा दो और सोलोमन को भी सजा दो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला? सोलोमन अलग पर्सन है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड अलग पर्सन है। इसलिए ये जो पर्दा है, ये जो लीगल पर्दा है, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट वेल, मतलब लीगल प्रोटेक्शन है सोलोमन को कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हम उसको, भले ही वो निहायत ही नालायक बंदा है, समझ लो बात को, भले ही वो निहायत ही नालायक बंदा है, बट उसको लॉ ने प्रोटेक्शन दिया है लिमिटेड लायबिलिटी का। तो ये अदृश्य पर्दा है जो डायरेक्टर को और मेंबर को बाहर की लायबिलिटी से बचाता है और लायबिलिटी सीधा कंपनी पे आती है। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल? प्लीज टेल मी। यस सर। अभी हमको ये देखना है ऐसी वो कौन सी सिचुएशंस है जहां पे इस पर्दे को उठा के पीछे बैठे उस चांद से चेहरे को पकड़ेंगे। ऐसे कौन सी सिचुएशंस है कि जहां पे, क्योंकि आप देखो ना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड में तो वो बंदा जेन्युइन था, निहायत ही नालायक नहीं था, बट कुछ लोग निहायत ही नालायक होते हैं, वो जानबूझ करके ये कॉर्पोरेट वेल का फायदा लेंगे। मतलब कंपनी बनाई फ्रॉड करने के लिए, तो लायबिलिटी तो कंपनी पे आनी है, ये लोग तो फ्रॉड करके निकल जाएंगे। समझ गए बात को? जैसे नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, ये लोग तो भाग गए, लायबिलिटी किस पे आई? किंगफिशर एयरलाइंस को बंद कर दिया गया। बट लॉ ने इधर बोला कि भले ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, भले ही अदृश्य पर्दा इन लोगों को बचाता है, बट कभी कभी पर्दे के पीछे भी जाके देखना पड़ता है। अगर जबरदस्त वाला फ्रॉड वाला केस है तो, अगर फ्रॉड वाला केस है तो इस अदृश्य कॉर्पोरेट वेल को हटा देंगे और पीछे बैठे हुए लोगों को पकड़ेंगे और उनको सजा देंगे। बट नॉर्मल केस में पर्दे को नहीं हटाते, कंपनी को सजा देते हैं, पीछे बैठे हुए लोगों को सजा नहीं मिलती। क्यों? लायबिलिटी लिमिटेड है और सेपरेट लीगल पर्सन है। बट कभी कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि उन लोगों को ये पर्दा हटा के, कौन हटाएगा पर्दा? कोर्ट ये जो है पर्दे को हटाएगा और पीछे बैठे हुए लोगों को पकड़ेगा और सजा उनको होगी। तो अब हमको ये देखना है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे इस कॉर्पोरेट वेल को, मतलब इस पर्दे को उठाया जाता है और पीछे बैठे लोगों को पकड़ा जाता है। नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, बट सर्टेन सिचुएशन में इस पर्दे को हटाना पड़ता है सच्चाई जानने के लिए। पर्दे को हटाना पड़ता है सच्चाई जानने के लिए, बिकॉज कुछ लोग नालायक लोग होते हैं जो इस प्रोविजन का गलत फायदा ले सकते हैं, फ्रॉड कर लेंगे, लायबिलिटी कंपनी पे आएगी, ये अपनी मजे से जिंदगी काटेंगे। तो ये चीज लोगों ने गलत फायदा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कभी कभी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है, मतलब पर्दे को हटाया जाता है और पीछे बैठे हुई सावल गोरी नहीं, पीछे बैठा हुआ जो काला चोर है उसको पकड़ के जेल में डाला जाता है। चलिए देखते हैं वो कॉर्पोरेट वेल को कब उठाते हैं। अभी देखिए ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड का पूरा डिटेल में केस इधर छापा हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया, तो हम लोग वापस उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहां पे पढ़ेंगे हम। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, मतलब वो अदृश्य पर्दा जो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैन इवन बी लिफ्टेड और पियर्स्ड, इसको कभी उठा सकते हैं या इसके पीछे भी झांक के कभी देख सकते हैं क्या? सो व्हाट इज द आंसर? तो अंडरस्टैंड, बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन one should first try to understand the meaning of the phrase lifting of the corporate veil। इसका मीनिंग क्या है मैंने तो बता दिया, चलिए देखते हैं एक्ट में क्या लिखा हुआ है। It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade। इसका मतलब है भले ही कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बट उसके उस मुखौटे को हटाएंगे और पीछे बैठे एक्चुअल चोर को पकड़ेंगे जिसने फ्रॉड किया है। तो जब मुखौटा हटा, पर्दा हटा, लीगल पर्सनालिटी को आपने धो डाला, हम बोलेंगे कॉर्पोरेट वेल को आपने उठा लिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर द कोर्ट्स इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स, मतलब डायरेक्टर्स, द कॉर्पोरेट वेल मे हैव बीन लिफ्टेड। समझ गया? क्या आपको समझ रहा है कि कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है और उस पर्दे को उठाना क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया अबाउट दिस? यस सर। अब एक काम करो, अच्छे बच्चे के जैसे इस पैराग्राफ को वापस से रीड करो, 2 बार रीड करो, मैं 2 मिनट तक रुकूंगा। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट रीड इट वंस। समझ गया? सॉरी, रीड कर लिया? यस सर। ओके, अब हमको देखना है, नॉर्मली तो कोर्ट इस कॉर्पोरेट वेल को नहीं उठाएगा, कॉर्पोरेट वेल को नहीं उठाएगा, बट कुछ केसेस में इस कॉर्पोरेट वेल को उठाना जरूरी हो जाता है। तो वो कौन कौन से केसेस बेटा? तो चलो देखेंगे, पहले चार्ट को पढ़ेंगे। इन 4 से 5 केसेस में कॉर्पोरेट वेल को उठाएंगे और पीछे बैठे काले चोर को पकड़ेंगे। कौन कौन से वो केसेस है? पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी वाला केस, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, टैक्स की चोरी करने के लिए कंपनी बनाई, पकड़ेंगे पीछे बैठे लोगों को। वेयर कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट, लोग मल्टीपल फर्जी कंपनियां बनाते हैं, हम उनको कहते हैं टेक्निकली शेल कंपनीज। फर्जी कंपनी, झूठ मूठ की कंपनी, सिर्फ ऑन पेपर कंपनी है, उधर काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए या कुछ तो झोल करने के लिए आपने कंपनी बनाई, तो ऐसे केस में वो कंपनी के कपड़े उतार देंगे और पीछे बैठे चोर को पकड़ लेंगे। अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पज। लेट अस से फॉर एग्जांपल, आपको स्मगलिंग का माल इंडिया में लाना है, तो आपने एक फर्जी कंपनी बनाई और आपका कोई डॉन भाई ऊपर बैठा हुआ है दुबई में, उसको आपने बोला तुम मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, वो तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। ऑन पेपर क्या दिखता है? ओ हो फॉरेन से इनको जो है इन्वेस्टमेंट आया है, बट एक्चुअली क्या है, वो तुम्हारा पैसा स्मगल करके ऑन पेपर तुम्हारे पास आ गया है। तो ये तो गलत है ना, मतलब तुम कॉर्पोरेट वेल का गलत फायदा ले रहे हो ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। इस बात को समझ लेना, ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए लोग फर्जी कंपनियां बनाते हैं, उसी को रोकने के लिए ये कॉर्पोरेट वेल को कभी कभी उठाया जाता है और पीछे बैठे चोर को पकड़ा जाता है। तो कौन कौन से केसेस है यहां पे दिया हुआ है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन इन डिटेल। बड़ा ही सिंपल है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। कंपनीज एक्ट में ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत सारी है, तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। और अगर आप देखो तो मेरे सिखाने का तरीका भी थोड़ा बदल दिया है मैंने कंपनीज एक्ट में। व्हाई? बिकॉज इधर वैसा नीडेड है, इधर वैसी जरूरत है। तो सबसे पहला केस कि वो कब कंपनी के पर्दे को उठाएंगे और पीछे बैठे चोर को पकड़ेंगे। पहला केस, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज एन एनिमी और अ फ्रेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का सपोज वॉर चालू है और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इंडिया में कंपनी बनाई है,
पाकिस्तान के लोग इंडिया में रह रहे हैं एज अ नॉन रेसिडेंट, अपने पासपोर्ट के हिसाब से इंडिया में रह रहे हैं और उन्होंने एक कंपनी बनाई है इंडिया में, अपने इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी बना ली, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हो गया है और यहां से उस कंपनी को माल सप्लाई हो रहा है और वो कंपनी कहीं और उस माल को एक्सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान को माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हो सकता है वो आरडीएक्स हो सकता है वो गन्स हो, कुछ भी ऐसा सामान जो जनहित में नहीं है, ऐसे सामान में वो कंपनी डील कर रही है। उसके पास लाइसेंस भी है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है उसने, फर्जी कंपनी बना के। ऐसे केस में ये जानने के लिए कि क्या ये जो कंपनी है इसका रियल इंटेंशन कहीं आतंकवाद फैलाना तो नहीं है, कहीं ये कंपनी हमारे एनिमी की तो नहीं है, इसको जानने के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, कंपनी के उस कॉर्पोरेट वेल को हटाएगा और पीछे बैठे मेंबर और डायरेक्टर को पकड़ के उनकी पूछताछ करेगा। उस टाइम पे डायरेक्टर या वो मेंबर ये नहीं बोल सकता कि हम तो डायरेक्टर मेंबर है, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के नाम पे है, तो आप कंपनी को सजा देना, ऐसा नहीं बोल सकते आप। गवर्नमेंट के पास पावर है कि जब कभी भी उसको लगेगा किसी भी कंपनी के पर्दे कॉर्पोरेट वेल को हटाएगा और पीछे बैठे हुए चोर को देखेगा। तो पहला केस कौन सा, पहला वो वजह कौन सी कि जिसकी वजह से कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाएगा, तो ये जानने के लिए कि ये जो कंपनी है क्या ये हमारी दुश्मन की तो नहीं, ये वो पहला केस है। क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आया जो मैंने कहा? यस सर। इसमें जो एक फेमस केस लॉ है उसका डिटेल में डिस्कशन यहां भी नहीं किया हुआ है, तो मैं भी नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा अपना। सिर्फ आपको याद रखना है कि कॉर्पोरेट वेल उठाई गई एनिमी कंपनी को जानने के लिए ये कौन से केस लॉ से पता चला, डेलमर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का केस है। क्या नाम है? डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इस केस से हमको यह समझ में आता है कि कॉर्पोरेट वेल उठाने की एक वजह यह भी है कि कोर्ट को पता करना था कि ये जो कंपनी है कहीं ये एनिमी वाली तो कंपनी नहीं है, कहीं ये फर्जी कंपनी तो नहीं है, कहीं ये कंपनी गलत सलत इंडिया में काम तो नहीं करेगी। ये इंडिया का केस लॉ नहीं है, बट एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने आपको बताया। तो पहली वजह है कि कंपनी एनिमी कंपनी तो नहीं है, ये जानने के लिए आपने कॉर्पोरेट वेल को बाजू में रखा और एग्जैक्टली उन पर्संस पे आपने अटैक करा। पहली वजह ये। लेट अस सी दूसरी वजह, लेट अस सी द दूसरी वजह। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सर्टन मैटर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सब तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट को देना पड़ता है आपको। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो उनको ऐसा लगता है यार ये गवर्नमेंट को पैसा क्यों देना पड़ेगा, क्यों उसको मैं पैसा दूं। एक काम करते हैं, हम एक फर्जी कंपनी बनाते हैं, उधर इनकम दिखाएंगे या उधर जो हमारा ब्लैक मनी है उसको इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। वो जो दाऊद का है, मैंने नॉट दाऊद, वो जो डॉन का मैंने एग्जांपल लिया, तुम्हारा ब्लैक मनी दुबई में था, तुमने फर्जी कंपनी बनाई, अगर वो ब्लैक मनी तुम डायरेक्टली खुद के नाम पे इंडिया में लाते तो तुमको हैवी इनकम टैक्स की पेनल्टी लगती। आपसे पूछते ना इतने करोड़ों रुपए किधर से आए, तुमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा है कि नहीं करा, आपसे लाखों सवाल पूछ के आप पे इनकम टैक्स की रेड हो जाती है वहां पे। तो आपने क्या करा, एक फर्जी कंपनी बनाई ऑन पेपर, झूठ मूठ की कंपनी बनाई और बताया कि इसका बिजनेस है, और इस कंपनी में उस डॉन भाई को आपने बोला कि चलो आप वो काला पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या होगा, ऑन पेपर क्या दिखता है, पैसा कंपनी का है, बट पैसे को कौन निकाल रहा है, कंपनी का ही मेंबर पैसे को निकाल रहा है। तो ऐसा फर्जीवाड़ा अगर आपको करना होगा तो ये पकड़ने के लिए कॉर्पोरेट वेल को हटाएंगे और देखेंगे कि पैसा कौन लेके जा रहा है और उस आदमी को पकड़ के सजा देंगे। तो ये टैक्स इवेजन को करने के लिए, सॉरी, टैक्स इवेजन करने के लिए लोग फर्जी कंपनियां बनाते हैं और उसको रोकने के लिए और रियल चोर को पकड़ने के लिए कॉर्पोरेट वेल को हटाएंगे, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी गई खड्डे में, हम एक्चुअल पर्सन को पकड़ेंगे वहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस सर। कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है यहां पे, जरा उसको पढ़ेंगे। वेयर अ कॉर्पोरेटेड एंटिटी इज यूज टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, मतलब सिंपल भाषा में टैक्स की चोरी, द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी
ये कौन से केस लॉ से सिद्ध हुआ? जुग्गीलाल, क्या नाम है देखो, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ऐसे छोटू मोटू कोर्ट का डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। क्या? जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आगे देखिए, दिनशॉ मैकेंजी का एक केस है। इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल, बट merely the assessee himself disguised under the legal entity of a limited company. The assessee earned huge income by way of dividends and interest. So he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was then transferred back to the assessee by way of loan. The court decided that private companies were a sham and corporate wealth was lifted to decide the real owner of the income. बताता हूं मैं क्या है, सिंपल केस है। दिनशॉ करके एक पर्सन था, उसको जबरदस्त डिविडेंड और इंटरेस्ट का इनकम आता था, डिविडेंड और इंटरेस्ट का इनकम आता था। अब उसने क्या करा, उसने कुछ फर्जी कंपनियां बनाई, लेट अस से कंपनी ए और कंपनी बी, और ये अपना डी वाला दिनशॉ, उसको बहुत सारा डिविडेंड और इनकम आता था। उसने क्या करा, ये फर्जी कंपनियां बनाई, इन कंपनी के शेयर्स उसने खरीदी करे, मतलब ही बिकेम द शेयर होल्डर। सिंस ही बिकेम द शेयर होल्डर, उसका ये सारा पैसा कंपनी में चला गया। यहां तक की बात समझ में आई आपको? टेल मी। यस सर। फिर यही जो फर्जी कंपनियां हैं, इन्हीं कंपनियों ने क्या करा, इस दिनशॉ को यहां से वापस से लोन दे दिया। तो देखो अब क्या एंट्री हुई, मैंने अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला एज एन इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी ने मेरे बैंक अकाउंट में वापस पैसा डाला, और उधर क्या उन्होंने एंट्री पास कर दी, लोन की एंट्री पास कर दी। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, ये जो फर्जी कंपनियां बनी है ए एंड बी, इनका सिर्फ यूज क्या था, उस पैसे को सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री में डाल के इनकम नहीं दिखाना, लोन के रूप में दिखाया। बिकॉज अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसके हाथ में जो इनकम थी वो उस पर सीधा टैक्स लग जाता। अब इसने क्या करा, इसको लिया, यहां पे इन्वेस्टमेंट करी, फिर यही कंपनियों ने वापस वो पैसा इसको लोन के रूप में दे दिया। तो ऐसा ऊपर से लगता है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, बट ये झोल है, दिस इज फ्रॉड। टैक्स बचाने के लिए ये सारी चीजें करी गई है। तो इस केस में कोर्ट ने कंपनी ए और बी को बाजू में रखा और एक्चुअल ट्रांजैक्शन को देखा, और जब पता चला कि ये तो डी ने किया हुआ झोल है सारा, कंपनी तो सिर्फ बचा, मतलब टैक्स को चुराने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए कंपनी बनाई है। तो कॉर्पोरेट वेल का पर्दा उठा लिया गया और दिनशॉ को पकड़ लिया गया। समझ गए? केस लॉ समझ में आया आपको? यस सर। सिर्फ गौरव को समझ में आ रहा है कि बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? हाँ भाई, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ गौरव को समझ में आ रहा है। हाँ तो समझ आया। प्राप्ति, कावेरी, कुश, ताबिश, कहाँ हो आप लोग? आप लोग की तो आवाज भी नहीं निकल रही, क्या बात है? खाना नहीं खाया क्या आज? प्राप्ति समझ रहा है क्या आपको? प्राप्ति है क्या इधर? प्राप्ति इज नॉट देयर। कावेरी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। गुड। कुश और ताबिश, तुम दोनों को समझ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। कभी कभी लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए भी लोग फर्जी कंपनियां बनाते हैं, मतलब उनको कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करना है और उन पे इल्जाम नहीं आना चाहिए, इसको बचने के लिए वो कंपनी को बना के उसको आगे कर देंगे। देखो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Where it was found that the sole purpose of formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of
will to look at the real transaction. अभी ये केस लॉ का नाम देखो. द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनानगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनानगर एंड अनादर. नेम को जाने दो, केस को देखते क्या है करके. मस्त केस है ये. वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड. वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड लिमिटेड वर्सेस वो कंपनी, मतलब उस कंपनी के मजदूर वर्सेस कंपनी, कंपनी के मजदूर वर्सेस कंपनी. क्या है केस, क्या था? द फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट ए लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ ₹4.5 लाख. इजी कहानी अभी तक. ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर परचेस करे 4.5 लाख रुपए के. ठीक है. द डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर वाज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी ईयर आफ्टर ईयर. क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर परचेस करे हैं, तो बी लिमिटेड ने जब डिविडेंड दिया तब ए लिमिटेड ने उसको अपना इनकम दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? बड़ी सिंपल है. आगे क्या हुआ? Yes, sir. It was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to the workmen of the company. और क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे है, मतलब इनकम में ऐड किया जाता है, उस टाइम पे जो कंपनी के जो लेबर लोग काम करते हैं उनको देने के लिए जो बोनस का कैलकुलेशन है उसमें इस इनकम को कंसिडर किया गया. ऑब्वियसली अगर इनकम ज्यादा है तो बोनस का भी ज्यादा अमाउंट आएगा. तो कंपनी ने क्या करा, ये वर्कमैन को कम बोनस मिलना चाहिए, इसलिए इस आने वाली इनकम को झोल के रूप में कुछ करा. क्या करा देखते हैं. समटाइम इन 1968 की बात है. द कंपनी ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड, अ सब्सिडियरी होली ओन्ड बाय इट. अभी डायग्राम की जरूरत हो गई है यहां पे. दिस इज ए लिमिटेड, दिस इज बी लिमिटेड एंड दिस इज सी लिमिटेड. ओके. ए लिमिटेड ने क्या करे है, इसके शेयर परचेस करा. अमाउंट कितनी थी? 4.5 लाख. क्योंकि शेयर परचेस की बात है तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड को क्या देता था? डिविडेंड. और ये डिविडेंड ए लिमिटेड अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाता था एज एन इनकम. तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, ये जो इनकम है ये बोनस कैलकुलेशन में कंसिडर हो रहा था और लोगों को बोनस अच्छा मिल रहा था. अब ए लिमिटेड ने सोचा यार ये ना बोनस कैलकुलेशन में इस इनकम को ऐड नहीं करना चाहिए, अपना नुकसान हो रहा है, वर्कर को पैसा ज्यादा जा रहा है. तो ए लिमिटेड ने दिमाग लगाया. ए लिमिटेड ने क्या करा, एक नई कंपनी बनाई सी लिमिटेड. सी लिमिटेड क्या थी? सब्सिडियरी कंपनी. सी लिमिटेड क्या थी? सब्सिडियरी कंपनी. मतलब सी लिमिटेड के पूरे शेयर्स किसके पास थे? ए लिमिटेड के पास. और अब ए लिमिटेड ने क्या करा, ए लिमिटेड के पास जो बी लिमिटेड के शेयर्स थे, ए लिमिटेड ने वो शेयर्स सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए. मतलब अपने ही बच्चे को शेयर ट्रांसफर कर दिए. अब क्या होता है इससे, बी लिमिटेड जब डिविडेंड देगा, अब मुझे सोच के बताना, बी लिमिटेड अब जब डिविडेंड देगा तो वो डिविडेंड ए को मिलेगा या सी को मिलेगा? सी को मिलेगा. सी को मिलेगा. क्यों? ए लिमिटेड ने शेयर्स सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए ना. तो अब जो डिविडेंड आएगा वो किसको आएगा? जो शेयर होल्डर है. शेयर होल्डर कौन है? सी लिमिटेड. तो पैसा किधर आएगा? सी लिमिटेड में आएगा. इसका मतलब ही ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में उतना पैसा नहीं दिखेगा और इसका मतलब ही बोनस कैलकुलेशन में वो एडिशनल जो पैसा जा रहा था कंपनी का वो बच गया, वो कंपनी का बच गया. तो यहां पे क्या समझ में आता है कि ये जो सी लिमिटेड कंपनी बनी है जो कि ए लिमिटेड ने ही बनाई है, इसको बनाने का पर्पस क्या है? इसको बनाने का पर्पस है वो डिविडेंड के पैसे को लोगों के हाथों से जाने को बचाना. बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था, ए लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा इनकम आ रहा था, तो वो इनकम बोनस कैलकुलेशन में ऐड हो रहा था, तो लोगों को बोनस ज्यादा जा रहा था. लोग मतलब उनका लेबर जो कंपनी में काम करता है. तो उससे बचने के लिए ए लिमिटेड होशियार ने क्या करा, सी लिमिटेड नई कंपनी बनाई, अपने शेयर उसको दे दिए. अपने मतलब
जो बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड के पास थे वो ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को दे दिए। तो क्या हो गया, अब पैसा किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा, सी लिमिटेड के। मतलब ही ए लिमिटेड का बोनस कैलकुलेशन में से वो पैसा हट गया। मतलब ही अभी बोनस जो कंपनी को ए लिमिटेड को अपने लेबर को देना है उसका अमाउंट घट जाएगा, क्योंकि आने वाला इनकम तो सी लिमिटेड के बुक्स में चला गया, इधर इनकम आया ही नहीं। क्या ये झोल आपको समझ में आया? यस सर। सारे बच्चों को क्या ये झोल समझ में आया? यस। बस उसी बात को यहां पे दिया हुआ है। द न्यू कंपनी सो फॉर्म्ड, मतलब सी लिमिटेड की बात हो रही है। द न्यू कंपनी सो फॉर्म्ड हैज नो एसेट्स ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट दोज शेयर्स ट्रांसफर टू इट बाय द प्रिंसिपल कंपनी। प्रिंसिपल कंपनी ए लिमिटेड, उसका छोटा सब्सिडरी कंपनी सी लिमिटेड। तो सी लिमिटेड का एसेट कुछ भी नहीं था, उसके पास सिर्फ क्या था, ए लिमिटेड ने दिए हुए बी लिमिटेड के शेयर्स थे और उसका अपना कैपिटल, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये क्लियर समझ में आता है कि इधर ए लिमिटेड ने अपना झोल करने के लिए सी लिमिटेड को बनाया था। समझ गए? तो ये जो लेबर यूनियन के लोग हैं उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने जाके ए लिमिटेड पे केस ठोक दिया कि ए लिमिटेड कुछ तो झोल कर रहा है, इसने सी लिमिटेड जो बनाई है ये सिर्फ बोनस की चोरी करने के लिए, वो इनकम की चोरी करने के लिए बनाया है। और जब ये कोर्ट में प्रूफ हुआ तो कोर्ट ने सी लिमिटेड के आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी और उस पे पड़ा हुआ कॉर्पोरेट वेल के पर्दे को हटाया और सी लिमिटेड के थ्रू सीधा ए लिमिटेड तक पहुंच गए और सजा हुई ए लिमिटेड को। आगे देखो जरा, मतलब ए लिमिटेड को इन द सेंस उसको मैनेज करने वाले लोगों को सजा हुई। तो वो था किसके लिए, वो हमने देखा। समझ में आया सजा किसको मिली, क्यों मिली और कैसे मिली? डिड यू गॉट द आंसर? यस सर। तो देखो जो डिसीजन है वो इधर है। Thus, the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company. Subsidiary company बनाई ही थी झोल करने के लिए, तो उस कंपनी के एग्जिस्टेंस को बाजू में रखा और सीधा ए लिमिटेड को बोला ये जो पैसा तुमने इधर घुमाया है बेटा, ये पैसा तुम्हारा है, तुमने इधर घुमाया है ताकि तुम लोगों को कम पेमेंट करो, तो चलो ये पेमेंट करो यहाँ पे। और उन पे पेनल्टी भी ठोकी गई ए लिमिटेड पे। सी लिमिटेड तो जैसे एक हाथ का कठपुतली था पैसे का झोल करने के लिए। तो ये भी एक वजह है जहां पे केस में क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाता है। तो वो पावरफुल केस लॉ कौन सा है जो इस रूल को एस्टैब्लिश करता है? सी देखिए, लॉ ऐसी चीज होती है जो टाइम के साथ अपडेट होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, बट उसमें बहुत झगड़े नहीं होते, इसलिए उसमें कोई अमेंडमेंट का स्कोप नहीं है। कंपनीज एक्ट बहुत झगड़ा होता है। देखिए अभी में कितने केस लॉ मैंने आपको पढ़ा दिए, 3 से 4 तो मैंने ही पढ़ा दिया आपको, ऐसे तो कितने केस लॉ है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई सालों में कोई एक ऐसा केस आता है जो कि हिस्टोरिक डिसीजन हो जाता है और उस केस के बेसिस पे पूरे एक्ट में अमेंडमेंट हो जाती है। ऐसा केस लॉ बहुत रेयर होता है। तो ये दिस इज वन ऑफ द गुड केस लॉ। एक वो था सोलमन वर्सेस सोलमन, और उसके बाद ये वाला जबरदस्त वाला केस लॉ है। तो एक केस लॉ का नाम क्या है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। उस कंपनी के वर्कमैन वर्सेस वो कंपनी, ये वाला केस लॉ है। तो ये वो एक वजह है कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पर्दे के पीछे के आदमी को पकड़ते हैं। ये रबर वाले केस में आदमी को नहीं पकड़ा, ए लिमिटेड को पकड़ा, बिकॉज पर्दे के पीछे ए लिमिटेड था। सी लिमिटेड का जो अदृश्य पर्दा था उसके पीछे चोरी छुपी कौन था, ए लिमिटेड। चलिए चौथा किस्सा जहां पे कॉर्पोरेट वेल के उस पर्दे को उठाया जाता है। चौथा किस्सा कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट्स। क्या क्या है देखते हैं। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट or trustee of its members or another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here the principal will be held liable for the acts of that company.
केस लॉ देखेंगे, बातें जो है बातें जो है वो आपको समझ में आएगी। अरे किधर गया? इन केस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 का केस है, 1982 का केस है। क्या है? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का ये केस है, भारत का केस नहीं है। A transport company wanted to obtain license for its vehicle but could not do so if applied in its own name। कोई तक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसको अपने गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था, बट कुछ दिक्कतों की वजह से उसको अपने नाम पे लाइसेंस नहीं मिल रहा था। फिर क्या करे? उसने झोल किया। क्या किया देखो, इट मतलब वो कंपनी, इट देयरफॉर फॉर्म्ड अ सब्सिडियरी कंपनी, उसने अपना एक छोटा भाई बनाया सब्सिडियरी कंपनी, एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज मेड इन द नेम ऑफ दैट सब्सिडियरी कंपनी, और उनके नाम पे उनको लाइसेंस मिल गया। द व्हीकल वेयर टू बी ट्रांसफर टू द सब्सिडियरी कंपनी हेल्ड द पेरेंट एंड द सब्सिडियरी वर वन कमर्शियल यूनिट एंड द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज रिजेक्टेड, एंड द एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस वाज रिजेक्टेड। तो बेटा ये केस किस किस के बीच में है? वो झोल करने वाली कंपनी है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, और जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो ये व्हीकल का लाइसेंस देता है, उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का नाम है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो ये इन दोनों के बीच का केस है। तो क्या केस है? ये जो मर्चेंडाइज वाली कंपनी है, इसने पहले ब्रिटिश कमीशन के पास अपने गाड़ियों के लिए लाइसेंस मांगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर इसने सोचा कि अरे क्या करे, हमारे नाम पे तो लाइसेंस नहीं मिल रहा, क्या करे क्या करे क्या करे, शैतान दिमाग। उन्होंने क्या करा, छोटा सब्सिडियरी कंपनी बनाया, उस कंपनी में इन व्हीकल को ट्रांसफर करा, अपने व्हीकल को उस कंपनी को ट्रांसफर करा, और इस कंपनी ने फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करा। बट ये जो कंपनी है, इसका कंट्रोल तो इसके पास है, मतलब भले ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब बट उसकी लगाम, उस घोड़े की लगाम किसके पास है? ये मर्चेंडाइज वाली कंपनी के पास। और ये बात उस ब्रिटिश कमीशन को समझ में आ गई, तो उस ब्रिटिश कमीशन ने लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि भले ही ये सब्सिडियरी कंपनी एक अलग कंपनी है, उसके पास किसी और के व्हीकल है, बट इस कंपनी को चला तो वो मर्चेंडाइज वाली कंपनी रही है, तो क्योंकि हमने उसको रिजेक्ट किया था, हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे। बिकॉज भले ही ऑन पेपर ये अलग अलग दिखता है, बट ये तो एक कॉमन झोल है। समझ में आ गया कि क्यों लाइसेंस को रिजेक्ट किया गया? तो इसमें सर कौन से कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को उठाया गया? मर्चेंडाइज वाली कंपनी के या फिर वो सब्सिडियरी कंपनी के? किसके पर्दे को उठाया गया? प्लीज टेल मी, आपसे सवाल है। मर्चेंडाइज। पर्दे के पीछे छुपकर कौन बैठा था? यस, सब्सिडियरी के पर्दे के पीछे मर्चेंडाइज बैठा था। तो सब्सिडियरी कंपनी का पर्दा उठा, तभी तो मर्चेंडाइज का असली चेहरा सामने आया। तो कॉर्पोरेट वेल किसकी उठी? सब्सिडियरी की उठी। सजा किसको मिली? मर्चेंडाइज कंपनी को मिली। आपको ध्यान रखना है, पर्दा किसका उठा है और उसके पीछे किसको देख रहे हैं। झोल कौन कर रहा था? मर्चेंडाइज कंपनी। उसने पर्दा किसका डाला हुआ था? ये देखो पर्दा, इधर ये देखो पर्दा, ये पर्दा किसका डाला हुआ था? सब्सिडियरी कंपनी का। तो इसको पकड़ना है तो ये पर्दा उठाना पड़ेगा ना। तो पर्दा उठा किसका? सब्सिडियरी कंपनी का। पकड़ा किसको? मर्चेंडाइज कंपनी को। इसलिए केस लॉ का में नाम किसका है? मर्चेंडाइज कंपनी का है। समझ गए? अब आपके थॉट में क्लैरिटी आई क्या? ओए गौरव, आपके आ गई माइंड में क्लैरिटी कि पर्दा किसका उठा है? यस सर। सही पर्दा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना आप मार भी खा सकते हो। इस बात को समझ लो। दिस इज फॉर एवरीवन। चलिए, जोक्स अपार्ट, विल गो टू द फिफ्थ पार्ट। कंपनी हंसी आ रही है यार, गलत पर्दा उठाया तो मार खाओगे आप। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड or improper conduct or to defeat law, where the device of the incorporation is adopted to some illegal or improper purpose
or to defeat the circumvent of the law, to defraud the creditor, to avoid the legal obligation. गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, कंपनी का नाम है. हॉर्न मतलब अपना हॉर्न नहीं, ये कंपनी का नाम है उधर. गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, ये क्रेडिटर है और ये कंपनी है. इनके बीच में झोल हुआ, मतलब इनके में बीच में टकराव हुआ, केस लॉ बना. और उस केस में ये माना गया कि ये जो कंपनी है इसने क्रेडिटर के साथ झोल किया है. अब देखिए यहां पे आपके लॉ में केस लॉ को डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, तो अपन भी नहीं करेंगे. सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि फ्रॉड करने के लिए, इलीगल कुछ काम करने के लिए या कुछ छुपाने के लिए आपने अगर कंपनी बनाई है तो उस केस में भी उस पे उसका पर्दा उठाया जाएगा और रियल पर्सन को पकड़ा जाएगा. सो दैट इज दिस गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न. जिस केस लॉ को बहुत जबरदस्त इज्जत दी गई है उनको डिटेल में डिस्कस किया गया है. देखिए सोलमन वर्सेस सोलमन कंपनी लिमिटेड, 1 नंबर केस लॉ पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है. वो वर्कमैन ऑफ द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, वो बोनस वाला झोलझाल, अच्छा केस लॉ है, पूरा डिस्कस हुआ है. अभी ये ऊपर एजेंट सब्सिडरी वाला ट्रांसपोर्ट कमीशन का पूरा अच्छा केस लॉ, उसको डिस्कस किया गया है. ये नीचे का केस लॉ ठीक ठाक ही है तो उसको डिस्कस नहीं किया गया, तो अपन भी नहीं करेंगे, नो डाउट. बट नाम याद रखना है आपको, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न. इस केस लॉ में क्या प्रिंसिपल आया कि कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफीट ऑफ लॉ. इस केस में कंपनी अगर बनाते हो आप इस पर्पस के लिए, तो उस पर्दे को उठाया जाएगा और आदमी को पकड़ा जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेल मी, डिड यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल? एंड क्या आपको अब क्लैरिटी हो चुकी कि कॉर्पोरेट वेल को कब उठाया जाता है? क्या आपको अब क्लैरिटी आ गई है? यस सर. आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है. आज घर पे रात को सोने से पहले कॉर्पोरेट वेल का पूरा अच्छे से 2-3 पन्ने जो हमने पढ़े, अभी ज्यादा नहीं पढ़े हमने, कितने पढ़े, बस 2.5 पेज लगभग हमने पढ़ा है. ये 2.5 पेज को अच्छे से पढ़ो, इसको अपने दिमाग में, जहन में, दिल में उतार लो. मेरे को नहीं पता, कुछ भी करो, इसको पढ़ो, आज ही कंप्लीट करो. नहीं तो कल उठ के बोलोगे आप कि सर पर्दा क्यों उठाया, मैं बोलूंगा इधर आओ, पहले खींच के चाटा लगे फिर पर्दा उठेगा. समझ में आ गया? तो आज ताजा ताजा आपको समझा है, तो आज ही पर्दे को उठा लो और अपने बुक्स को पढ़ लो. ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो क्लास वुड बी एट द रेगुलर टाइम. थैंक यू. सर हाँ बोलो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. आज के